हेलो बच्चों, कैसे हैं? दिवाली खत्म हो गई? मिठाई भी खत्म हो गई? वीडियो देखी न तुमने पुराने वाली एनालिटिक की? देख लेते हो ना, पढ़ लेते तो एनालिटिक समझ में आ जाएगा तुम्हें चैप्टर जो है। देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मेरा काम तो है आगे पढ़ाना, तो अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। और भैया लाइक भी कर दो करो, देखो कमेंट भी कर दो करो, थोड़ा बहुत बता दो करो मुझे क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम होगी तो उन्हें हम मिल बांट के दूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम एनालिटिक के चैप्टर में जो है, मैंने कॉम्प्लेक्स के अंदर लिमिट कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, अब हम आ गए हैं डिफरेंशियबिलिटी पर। तो पहले डिफरेंशियबिलिटी हम रियल फंक्शन के लिए करेंगे कि भाई रियल फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक होती है। फिर उसके बाद करेंगे हम कॉम्प्लेक्स के बारे में। दोनों में सिमिलरिटी है, कोई ऐसा वो अंतर नहीं है। चलिए हम बात करते हैं पहले रियल फंक्शन की। देखिए, रियल फंक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। एक बार याद ला देता हूं तुम्हें। देखो, रियल फंक्शन में जब किसी फंक्शन को हमें चेक करना होता है डिफरेंशिएबल, तो हम उस पर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? मान लीजिए कोई फंक्शन हमारी एफ है और हम सी पॉइंट पर उसे चेक करना चाहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो पहले इन जनरल कर देता हूं, किसी पॉइंट पर नहीं कर रहा मैं। इन जनरल डेफिनेशन ये थी, क्या थी? लिमिट लीजिए एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स में एच बढ़ा दीजिए, माइनस एफ एक्स कर दीजिए अपॉन एच। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, एग्जिस्ट करने का मतलब है फाइनाइट आ जाना और यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक आ जाती है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल। तब हम कहेंगे कि जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये लिमिट होती क्या है वो तुम्हें मालूम होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल भी तुम जानते होगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर यदि इसी डेफिनेशन को यदि किसी पॉइंट पर लगाया जाए, तो किस पॉइंट पर लगाना है तो ऐसा लगता है। मान लीजिए तुम्हें किसी सी पॉइंट पर लगाना है। मैं तो वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, तुम वन पे लगा लीजिए, टू पे लगा लीजिए, किसी पॉइंट पे चेक करना हो तो बस जहां तुमने यहां पर एक्स की जगह सी भर लीजिए और कुछ नहीं करना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहां बन जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस के एफ सी अपॉन एच। बस ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसको वैसे जब सी में बढ़ाते हैं तो तुम्हें पढ़ भी रखा है, इसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और यदि एच माइनस कर देते हैं तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो उतनी बात में हम नहीं जा रहे, बस हमें तो ये लिमिट देखनी है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा जाए कि वास्तव में ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है इस लिमिट का, क्यों ये लिमिट जो निकालते हैं हम, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे तुमने पढ़ रखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाएगा। देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं हम। देखिए, सपोज करो मैं थोड़ा सा इसी लाइन ले लूं, जिससे कि तुम्हें समझाने में मुझे थोड़ी सुविधा हो जाए। हमारा तो लाइन नहीं खींचती, पता नहीं कहां कहां भाग जाता है। हमने एक लाइन ये ली, ठीक है, और एक ये ली, वही अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। एक कर्व लिया मैंने, कर्व मान लीजिए ये लिया, ये कर्व लिया। अब इस पर मैंने एक पॉइंट पकड़ा पी, उसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने एक्स और एफ एक्स। एक्स और एफ एक्स का मतलब जानते हो? साफ से लिख लो, 20 हो गए। ये मैंने एक कर्व पकड़ा, इस पर ये पॉइंट लिया है पी, और एक पॉइंट लूंगा मैं क्यू। ये जो पी के कोऑर्डिनेट है वो लिए हैं मैंने एक्स और एफ एक्स। इसका मतलब क्या, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये डिस्टेंस एक्स है, और ये जो ऊंचाई है ये एफ एक्स है। एफ एक्स कह दीजिए, वाई की वैल्यू कह दीजिए, एक ही बात होती है। और इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया है मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या एच में करते हो तो एच में करिए, एक मिनट रुकिए, एच में करते हैं ये, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस एच हो जाएगी यहां से तक की, और टोटल बैठेगी एक्स प्लस एच, और ये वाली हो जाएगी हमारी एफ एक्स प्लस एच। ये अगर हमसे कोई कहता है कि जो कोड बनाओ पी क्यू, चलो कोड बनाते हैं पी क्यू।
ये हमने P और Q को मिला दिया, P और Q को मिला दिया, ये बना दिया। तो ये कोड बन गई हमारी PQ। अब जो कोड PQ है, इसकी स्लोप निकालो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालो। तो क्या करते हैं हम, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये तो हमारी यहीं पे आ गई कोड, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, लेकिन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये खींच दी। अब मुझे ये एंगल निकालना, ये वाला एंगल, मैं पेन का कलर बदल देता हूं, ये वाला एंगल, ये इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं अल्फा कहता हूं। अब मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या है, ये स्लोप है ऑफ पी क्यू की, ठीक है। तो स्लोप निकलती कैसा है, ध्यान रखना tan के रूप में होती है, अल्फा लिखता ही नहीं मैं, लो बस स्लोप पूछ रहा हूं मैं तुमसे, स्लोप बता दीजिए। तो स्लोप कैसे निकलेगी, पी क्यू की फॉर्म लगाइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये तुम्हारा x2 y2 पॉइंट कह दीजिए एक बार को, और इस वाले पॉइंट को कह दीजिए x1 y1। तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये। तो y2 कितना हुआ, ऊपर देखो fx प्लस h हुआ, y1 जो हुआ वो तुम्हारा fx हुआ, अपॉन में x प्लस h हुआ और माइनस के x हुआ, x x कट जाएगा, तो ये बैठ जाएगा fx प्लस h और माइनस के fx, अपॉन में आ जाएगा h। तो PQ की स्लोप इतनी आई, इसका झुकाव चला हमारा इतना। अब सोचिए यदि मैं Q पॉइंट को P पॉइंट की ओर लाऊं, तो जो टेंजेंट है, जो कोड है PQ, वो किधर को जाएगी, नीचे को झुकेगी। कहने का मतलब Q पॉइंट जैसे जैसे नीचे की ओर आता जाएगा तो एक कोड भी नीचे की ओर झुकती जाएगी, कहने का अल्फा जो एंगल है वो कम होता जाएगा। जैसे ही Q पॉइंट P पॉइंट पाएगा तो ये जो कोड है, ये जो जीवा है, ये ही P पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो मैं इसे रफली खींच लेता हूं, जब Q पॉइंट इस पर आएगा तब की बात कर रहा हूं मैं, जब Q पॉइंट P पॉइंट पर आएगा तो ये लगभग इस तरह से बन जाएगी, यहां पर टेंजेंट की फॉर्म में ये बन जाएगी यहां, ठीक। तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है, एक मिनट के लिए ये वाला एंगल यदि मान लीजिए थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये, तो मैं थीटा वाला एंगल निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा थीटा एंगल अल्फा के इक्वल हो जाएगा जब Q पॉइंट P पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कि कोण जो है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहां पे यही कह रहा हूं, स्लोप निकालनी है मुझे किसकी, टेंजेंट की। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर निकालना है, एट P पॉइंट पर। तो वो बराबर होगा, एट P लिखा मैंने, एट P इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ कोड PQ, लेकिन कब, जब वहन Q टेंड्स टू P। ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, लेकिन जब Q पॉइंट P पॉइंट पर जाएगा तब होंगे सेम। सोचिए जब Q टेंड्स टू P जाएगा तब दो बातें होंगी, एक तो अल्फा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये बीच की डिस्टेंस है जो h है, ये वाली h है, क्योंकि Q पॉइंट जैसे जैसे P की ओर बढ़ेगा तो h कम होती जाएगी, तो h किधर को भाग जाएगी, जीरो हो जाएगी। सोचिए जब Q पॉइंट है यहां, तो ये h ये दूरी है, और Q धीरे धीरे नीचे की ओर आता जाएगा, नीचे को आ जाएगा, तो h कम होती जाएगी, तो उस टाइम पे h जीरो हो जाएगी जब Q पॉइंट P पॉइंट पहुंच जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई तुमने कहा टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो यही लिख दो जो ऊपर लिखी तुमने, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन क्या लिख दो, एच। लेकिन ये लिखो यहां पर, ये तभी संभव है जब Q टेंड्स टू P हो जाएगा। Q टेंड्स टू P होने का मतलब है H टेंड्स टू जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में H है, थीटा तो है नहीं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं लिमिट H टेंड्स टू जीरो, कि H को जीरो करा दो, तो ये स्लोप ही टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी। बस तुम समझ गए होगे ये क्या आ गया। देखो ऊपर देखो, जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था डेरिवेटिव का, ये वही तो फॉर्मूला बन गया। तो डेरिवेटिव निकालना या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है, हम टेंजेंट देखना चाहते हैं, टेंजेंट वहां पर निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसी को बोलते हैं हम क्या, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कुछ नहीं है, एफ डैश एक्स ये टेंजेंट की स्लोप बताता है। अगर टेंजेंट वहां पर होगी एक केवल, ठीक है, तो वो फंक्शन कहलाएगी डिफरेंशिएबल है। और यदि वहां पर टेंजेंट नहीं खींच सकते,
या एक से ज्यादा होंगी तो फंक्शन कहलाती है, फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशियलिटी चेक करने का मतलब केवल यही होता है कि वहां पर टेंजेंट एक खींचेगी या खींचेंगी नहीं, या खींचेंगी तो एक से ज्यादा खींचेगी। एक मैं तुम्हें से दूसरे तरीके से दिखाता हूं, इसे चला के दिखाता हूं एक बार। एक मिनट को देखिए जरा, मैं थोड़ा स्लाइड चेंज कर रहा हूं। इसे देखिए ध्यान से। इसमें जो ग्रीन वाला है वो तुम्हारा वो है पैराबोला। उसमें हमने दो पॉइंट लिए हैं पी और क्यू। अब पी क्यू को जोड़ने वाली कोण जो है ये वाली है, ये वाली, ये, ठीक है। और ये वाली दूरी तुम्हारी एच है, और ये यहां से यहां तक का एंगल अल्फा है, ठीक है। अब मैं क्यू पॉइंट को पी पॉइंट की ओर लाऊंगा। देखो कैसे ला रहा हूं। जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर जा रहा है तो देखिए वो लाइन किधर को भाग रही है, नीचे की ओर। और जैसे जैसे देखो और कम, अब देखो एच भी, देखो एच कम होता जा रहा है। जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर जाएगा इस तरह से ये ही कोड टेंजेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये बन गई टेंजेंट। जैसे ही क्यू पॉइंट पी पॉइंट पहुंचा तो ये ही कोड टेंजेंट बन गई, और एच खत्म हो गई, एच जीरो हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, ये रही हमारी स्लाइड। तो यहां पे मैंने केवल इतना बताया कि जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो कुछ नहीं होता, ये होता है एफ डैश एक्स का मतलब इतना होता है। और एफ डैश एक्स जो हम निकालते हैं केवल टेंजेंट की स्लोप बताने के लिए निकालते हैं। अब यही काम सारा कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाता है। बस ये रियल फंक्शन में हो रहा था, यही काम, यही फॉर्मूला सारा मैं अब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये डिफरेंशियलिटी किसी पॉइंट पर निकालना कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद फिर समझा देता हूं। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर लिख रहा, मैं इंजन लिख रहा हूं। इफ एंड ओनली इफ लिमिट, अब देखो यहां पर रियल में तो एच यूज होता है, लेकिन एच यहां पर यूज नहीं करते कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि एच होता है एक्स में चेंज। अब हम यहां पर करेंगे क्वेश्चन जेड में, तो जेड में चेंज, तो जेड में चेंज जो दिखाया जाता है वो डेल्टा जेड से दिखाया जाएगा, एच का यूज नहीं किया जाएगा। तो पूरे चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे डेल्टा जेड की, तो डेल्टा जेड को अपने दिमाग में वो मानना जैसा कि एच होता था बस, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। याद करो अभी लिखवाया था मैंने लिखवाया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एच एक मिनट यहां गलती लिखा गया, डेल्टा जेड, बस ये। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़ा संकेत बदल दिए गए। और ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए कैसी, फाइनाइट यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन कैसी है, डिफरेंशिएबल है। डिनोट कैसे करते हैं, एंड डिनोटेड बाय बस एफ डैश लगाते हैं, जेड लिख देते हैं, क्योंकि हमने जेड पे चेक करा है। डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये रहा। तो मेरा कहने का मतलब है जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है रियल के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी सेम तरह का होता है, बस ठीक है इसमें संकेत बदलते हैं, बस जेड के रूप में लिखते हैं, उसमें एक्स के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिए। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे एफ डैश जेड इक्वल टू ये, अगर इस फॉर्मूले को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। समझिए मान लीजिए तुम इसको लगाना चाहते हो जेड इक्वल टू सी पर, सी का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4i 2+1i कुछ भी हो सकता है। तो बस कुछ नहीं, तुम्हें जेड की जगह सी भर देना है, तो ये फॉर्मूला किसी पॉइंट पर लग जाएगा। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और यहां पर आ जाएगा एफ सी प्लस डेल्टा जेड, और माइनस के क्या हो जाएगा एफ सी, और अपॉन में डेल्टा जेड। बस ये लिमिट ध्यान रखना, एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो भी फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगी सी पॉइंट पर, ठीक है। देखिए ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का एक दूसरा रूप भी होता है। ये तो होता है ये फॉर्मूला, लेकिन एक दूसरा फॉर्म भी होता है, वो भी तुम्हें समझा देता हूं, एक मिनट को। एक अनोदर फॉर्म भी है इसकी, यहां लिख देता हूं मैं, अनोदर फॉर्म। वो क्या है वो सुनिए। पहले मैं ऐसा ज्योमेट्रिकल लेकर चलता हूं, एक बार डिफाइन कर लेता हूं सही से, ध्यान से सुनना जरा। ये मैंने अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा।
ये ड्रॉ करी, अरे देखने पर अच्छा अच्छा लगता है ना, ठीक बना रहे हैं हम, वरना गड़बड़ सी लगती है। और ये हमने यहाँ पर अपना कर्व बनाया, ये बना दिया कर्व। इस पे एक पॉइंट पकड़ा, वही अपना पी पॉइंट, और एक पॉइंट पकड़ा यहाँ पर क्यू पॉइंट। पी पॉइंट कोऑर्डिनेट मैंने दिए सी और एफ सी। इसका मतलब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस सी है, और ये जो ऊंचाई है ये एफ सी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर या वाई कह दीजिए। और इसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने एक्स और एफ एक्स, मतलब यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये पूरी डिस्टेंस तुम्हारी एक्स है, और ये पूरी एफ एक्स है। बिल्कुल सेम वैसे ही करो जैसा अभी तुम कर रहे थे, कोड बनाओ कोड, पी क्यू को मिला दो, ये बन गई कोड। अब इसकी मैं स्लोप निकालूंगा। स्लोप का मतलब इसको यहां ला रहा हूं मैं, एक मिनट के लिए, और एक्स एक्सिस के पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं स्लोप निकालना चाहता हूं पी क्यू की। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू, बताइए क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 x2 y2 ये मान लीजिए, और इन्हें मान लीजिए x1 y1 रखो। y2 हो जाएगा एफ एक्स माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी एफ सी, अपॉन यहां हो जाएगा x माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन स्लोप तो हम टेंजेंट की निकालना चाहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पर, एट पी पर, पी पॉइंट पर स्लोप। तो हम कहेंगे ये स्लोप जो तुमने कोड की निकाली है, स्लोप ऑफ कोड पी क्यू ही टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगी, लेकिन कब, व्हेन क्यू टेंड्स टू पी। ये यहां पे ध्यान दीजिए, मैं टेंजेंट खींच देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये कोड ही टेंजेंट बनेगी जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट पर आएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर टेंजेंट वैसे रफली ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो मुझे टेंजेंट का झुकाव देखना है, ये वाला झुकाव। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पी क्यू का झुकाव देख रहा हूं मैं। ये वैल्यू यहां खोलो और यहां पर रखो, तो यहां पर आ जाएगा एफ एक्स माइनस के एफ सी अपॉन में हो जाएगा एक्स माइनस सी, और लिमिट लिख देंगे कि भाई क्यू टेंस करना चाहिए पी की ओर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऊपर देखो, जब Q पॉइंट P पॉइंट की ओर जाएगा तो बताइए X कितना हो जाएगा, दिमाग में लगाओ, X की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब Q टेंस टू P करेगा तो X की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, नहीं, X की वैल्यू C की ओर कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि सोचो जैसा जैसा Q नीचे आता जाएगा तो X कम होता होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही Q पॉइंट P पॉइंट पर आएगा तो X की वैल्यू C के बराबर हो जाएगी, जीरो नहीं होगी ना, ना नहीं, जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ये जीरो होगी, एक्स थोड़ी जीरो रहेगा। तो एक्स टेंस का जाएगा सी की ओर। तो ये फॉर्मूले में हम जो लिमिट लिख रहे हैं ये लिखनी पड़ेगी यहां पर, क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहां हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी। तो ये दूसरा डेफिनेशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल की। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये डेफिनेशन जो है वो पी पॉइंट पर है, और पी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू सी है, तो किसी पॉइंट पर बनाई गई है, स्पेशली सी पॉइंट पर या पी पॉइंट पे कह दीजिए, पी पॉइंट पे तो एक्स की वैल्यू सी है। ठीक है, तो ये लेकिन ध्यान रखना ये एग्जिस्ट करनी चाहिए कैसी, फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि फंक्शन कैसी है, डिफरेंशिएबल है। और इसको संकेत देते हैं एफ डैश सी, क्योंकि सी पॉइंट पर बनाई गई है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर को लिख देता हूं, तो इससे एक नया फॉर्मूला बन के आया फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा, कि एफ डैश सी बराबर होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स में यदि इसी फॉर्मूले को चेंज किया जाए तो कॉम्प्लेक्स में ये फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देख लीजिए। इन कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, लिमिट यहां पर z लिखा जाएगा, z टेंस टू सी, यहां आ जाएगा एफ जेड, यहाँ एफ सी अपॉन आ जाएगा z माइनस सी। तो कुछ किताब में क्वेश्चन किए गए हैं इससे, कुछ किए गए हैं पहले वाले डेफिनेशन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी कर लीजिए। ज्यादातर मैं पहले वाले से करता हूँ, इससे कम करता हूँ, लेकिन बता दिया है तुम्हें कि ये भी तुम्हारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का। ये किसी सी पॉइंट लिखा हुआ है, देखो दोनों में चेंज है हल्का सा, तो एक बार मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं। देखिए पहला फॉर्मूला लिखवाया मैंने, अगर किसी पॉइंट लिखना हो तो पहला फॉर्मूला, उसमें यहां पर लिखा जाएगा डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ध्यान रखना
डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। अब जिस पॉइंट पर तुम फॉर्मूला लगा रहे हो वो लिखो, अब प्लस उसमें डेल्टा जेड लिखो। अरे जैसे वहां लिखाया था एफ डैश दो पे निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एच टेंस टू जीरो, दो में थोड़ा सा चेंज करो, -2 पर फंक्शन की वैल्यू लिखो अपॉन एच। तो यही तो मैं अभी यहां कर रहा हूं, सी पर चेंज कर रहा हूं, मैं सी पर फॉर्मूला देख रहा हूं, तो सी प्लस डेल्टा जेड माइनस क्या जाएगा एफ सी, और अपॉन में क्या जाएगा डेल्टा जेड। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। और सी पे ही दूसरा फॉर्मूला उसका ये रहा, तो दो फॉर्मूले हो गए। एफ डैश सी निकालना हो तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें एच नहीं लिखा जाएगा, जेड टेंस टू सी लिखा जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में एच पे नहीं बनाया मैंने, सी पे बनाया सीधा। तो यहाँ एफ जेड माइनस के एफ सी और अपॉन में जेड माइनस सी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखना। पहला फॉर्मूला ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का, और ये हुआ सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का। ये इनका हम यूज करेंगे। अब एक थोड़ा हम प्रूफ करते हैं। पहले तुमने पढ़ा होगा जितनी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होती हैं वे हमेशा कंटिन्यूअस भी होती हैं। तो इसी बात को यहां पे प्रूफ करना, बस कॉम्प्लेक्स के लिए प्रूफ करना। तो मैंने तुम्हें बताया था कंटिन्यूटी जब भी कॉम्प्लेक्स में चेक की जाएगी तो कैसे चेक की जाएगी, उस फंक्शन की लिमिट निकाली जाएगी उस पॉइंट पर, और फिर फंक्शन की वैल्यू देखी जाएगी, दोनों सेम होनी चाहिए, तो ही हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि हाँ पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए अगर मान लीजिए वो कह रहा सी पॉइंट पर चेक करो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, सी पॉइंट पर, ठीक है। और सी पॉइंट पर ही फंक्शन की वैल्यू निकालकर यहां और लिमिट निकालो, दोनों सेम आनी चाहिए। ऐसा यदि हो गया तो हम कहते हैं फंक्शन जो है सी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड टेंस टू सी एफ जेड माइनस एफ सी निकालना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू जीरो सिद्ध करनी पड़ेगी। तो मैं ये लेके चलूंगा, ये लेके चलूंगा, और ये बना के दिखा दूंगा, उल्टा उल्टा करूंगा, मतलब है ए यहां से मैंने इसे हटा दिया। ध्यान सुनना, मैंने कहा मान लीजिए एफ जेड डिफरेंशिएबल है, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू सी पर, तो इसका मतलब ये हुआ होगा एफ डैश सी की वैल्यू कैसी आई होगी, फाइनाइट और यूनिक आई होगी, फाइनाइट एंड यूनिक आई होगी अगर वो डिफरेंशिएबल है। नाउ मैं अपने पास से ये लेके चल रहा हूं लिमिट जेड टेंस टू सी, और यहां पे लिख रहा हूं एफ जेड माइनस एफ सी, ये मैंने अपने पास से लिया, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिखा, किस तरह से, एफ जेड माइनस एफ सी, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई भी करूंगा जेड माइनस सी से, और डिवाइड भी कर दिया मैंने जेड माइनस सी से। अब मैं इस लिमिट को दो जगह तोड़ लेता हूं, क्योंकि लिमिट को तुम 10 बार लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट का मतलब होता है कि जहां जेड होता है वहां पे हमें सी भरना होता है। तो मैंने इस लिमिट को इतनी बार लिख दिया ये। अब देखो ऊपर देखो, यहां से ये वैल्यू किसकी होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल है वो, फर्स्ट प्रिंसिपल है तो इसे एफ डैश सी कह सकते हैं। इसमें जेड की जगह सी भर दीजिए तो सी माइनस सी हो जाएगा। एक मिनट, ये तो तुम्हें बताया था भी मैंने, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है ये, दो फॉर्मूले हैं, तो ये एफ डैश सी हो गया। अब देखो ऊपर देखो, बाई वन में क्या कहा गया है, बाई वन में ये कहा गया है एफ डैश सी कैसा है, फाइनाइट है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये वैल्यू फाइनाइट और इनटू में जीरो, तो सारा आंसर जीरो आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी होती, इन्फिनिटी इंटू जीरो तुम जानते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बन रहा, तो ये जीरो आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सही कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट दो जगह तोड़ दो। एक बार लिख लो लिमिट जेड टेंस टू सी एफ जेड माइनस लिमिट जेड टेंस टू सी, और यहां पे लिख दो एफ सी इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो लिमिट जेड टेंस टू सी एफ जेड इक्वल टू, डायरेक्ट कर दो। देखो सेकंड लिमिट में जेड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या है, सी है, तो इसमें तुम्हें जेड की जगह सी भरना ही नहीं है, बस क्या बचेगा एफ सी को चल जाइए ये ना। तो यही हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई देखिए जेड पर सी पर इस फंक्शन की लिमिट और सी पर इसकी वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब एफ जेड कंटिन्यूस हो गई, एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू सी पर। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमारे यहां पर पूछा जाएगा कि फंक्शन दे दी जाएगी कॉम्प्लेक्स के अंदर कि फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कोई टेंशन मत लेना, जितने भी फॉर्मूले तुम रियल फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो वे सारे फॉर्मूले तुम कॉम्प्लेक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई पूछना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम क्या कोस एक्स, तो साइन जेड का भी कोस जेड होगा। तुम क्या होगा लॉग जेड का बताइए, लॉग एक्स का बताइए, तो वन अपॉन एक्स। तो साइन सॉरी कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉग जेड का हो जाएगा वन अपॉन जेड। मैं फिलहाल तो इसे प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि वे फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स में भी क्यों लग सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है,
जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया है जैसे कि रियल के लिए लिखा गया है, तो फॉर्मूले वैसे काम करेंगे। फिर भी मैं क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट प्रिंसिपल तभी लगाना अगर कोई फॉर्मूला तुम्हें तैयार ना मिले। मतलब जैसे डिफरेंशिएट करने का साइन एक्स का फॉर्मूला हमें पता होता है, तो कहीं पर भी हम साइन एक्स का डिफरेंशियल फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करते। फर्स्ट प्रिंसिपल तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब फॉर्मूला नहीं होगा उसका। ठीक है, जैसा मोड के क्वेश्चन होते हैं, कोई मोड का क्वेश्चन दे दिया, कहा इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए, तो मोड वालों में कोई फॉर्मूला हमें बनाया नहीं गया डिफरेंशिएट करने का, तो वहां पर वो फर्स्ट प्रिंसिपल से किए जाते हैं। ऐसे यहां करेंगे हम। अब जैसा कोई कह रहा है, ये कह रहा है डब्ल्यू बराबर लॉग जेड है, डब्ल्यू कह दो या एफ जेड कह दो, तो एफ डब्ल्यू बराबर लॉग जेड है, इसे डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो सिंपल कर दो, 1/z आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार करके दिखाता हूं। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला ये होता है एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और यहां पर क्या होता है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये है डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल की, ये देखिए। अब बस इसको इसके लिए लगा दो, तो मैं यहां पर एफ जेड की वैल्यू क्या दी गई है लॉग जेड, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड कितना हो जाएगा लॉग जेड प्लस डेल्टा जेड, ये हो जाएगा। तो यहां पर भर दीजिए, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, जब यहां भरोगे तो लॉग जेड प्लस डेल्टा जेड और माइनस के आ जाएगा यहां पर लॉग जेड, ये रहा। अब इस लिमिट को सोल्व करना, डेल्टा जेड की जगह सीधा जीरो रख के देखो, अगर सीधा जीरो रखोगे तो लॉग जेड माइनस लॉग जेड ऊपर जीरो हो जाएगा नीचे जीरो, तो सोल्व नहीं हो रही। तो कोई और तरीका लगाओ, और तरीका का मतलब क्या, सीरीज खोल लो, फैक्टर कर लो, कुछ भी कर लो। तो देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं कैसा करना है तुम्हें, यहां पर लॉग को इकट्ठा कर लो, तो लॉग जेड प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड आ जाएगा, और अपॉन में है डेल्टा जेड। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा इतना होगा, जेड से जेड कट जाएगा और क्वेश्चन इतना आ जाएगा डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, यहां बचेगा पीछे लॉग वन प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड। यहां पर तुम लॉग की सीरीज खोल दो, लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू प्लस, नहीं फैक्टर टू नहीं, टू सिंपल, फिर एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ये वाली सीरीज खोल लो। बस यहां पर x की जगह भर देना डेल्टा जेड अपॉन जेड, लगा दीजिए इसको यहां पर। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, जब यहां पर लगाओगे ऐसा, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आ जाएगा माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे करते जाना और 1/2। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा पूरे में से ऊपर नीचे से डेल्टा जेड को कॉमन ले लो और डेल्टा जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। जब डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा तो क्वेश्चन ऐसा बचेगा तुम्हारा 1/z माइनस के 1/2, और यहां आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब डेल्टा जेड की जगह जीरो रखो, बाद वाले सारे जीरो जाएंगे, केवल क्या आ जाएगा 1/z। अब चेक करो, क्या तुम जानते नहीं log z का 1/z ही तो होता है। तो मैंने तुम्हें केवल ये करके दिखाया कि फर्स्ट प्रिंसिपल वैसे ही काम करता है जैसा रियल के काम काम करेगा, तो फॉर्मूले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना, log z का हम डायरेक्ट कर सकते थे 1/z। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछने लगे तुमने log z का यहाँ पर 1/z करके दिखाया, तो क्या फंक्शन जो log z है क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हुई, इसका आंसर तुमने ये बता दिया, क्या डिफरेंशियल हुई। डिफरेंशिएबल होने के लिए ये जो लिमिट है ये फाइनाइट यूनिक आनी चाहिए, तो हम कहेंगे ये लिमिट अगर जेड की जगह जीरो ले लिया जाए तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि जेड की जगह जीरो लेने पर इनफाइनाइट बैठ रही, लेकिन जेड की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी ले लो तब तो फाइनाइट आएगी। तो इसका मतलब ये log z जो होता है वो हमारा डिफरेंशिएबल होता है केवल किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं आएगा ये, उसके अलावा सभी पॉइंटों पर ये डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए ये दिया हुआ क्वेश्चन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, पूछ रहा क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। इसमें डिफरेंशिएट करने वाली बात क्या, एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2z आ जाएगी, और 2z की वैल्यू जेड की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी भर लीजिए, कॉम्प्लेक्स में भर लीजिए, तो ये वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं बैठेगी। तो ये फंक्शन कैसी है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यही उसने पूछा, नीचे कर दिया। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना तो फर्स्ट प्रिंसिपल करके दिखा देता हूं मैं। फर्स्ट प्रिंसिपल करिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से सिंपल सा वैसे कर लोगे तुम, लॉजिक कर दे 2 मिनट लगती हैं। ये मैंने सब यहां से हटा दिया, तो कर रखे होंगे उतना फर्स्ट प्रिंसिपल तो खूब लगा रखा होगा। चलिए फिर भी कर देता हूं मैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, यहां पर आ जाएगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, भरिए। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू यहां से निकालो,
तो जेड प्लस डेल्टा जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस के हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। अगर सीधा डेल्टा जेड की जगह जीरो रखोगे तो जीरो अपॉन जीरो ही आएगा। तो एक काम करो स्क्वायर खोल दो, जेड स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर और प्लस के हो जाएगा टू जेड डेल्टा जेड और माइनस के जेड स्क्वायर। उससे क्या फायदा होगा, उससे यह फायदा होगा जेड स्क्वायर कट जाएगा और डेल्टा जेड कॉमन लेगा वो भी कट जाएगा। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, ऊपर बचेगा डेल्टा जेड प्लस के बचेगा टू डेल्टा टू जेड टू और जेड बचेगा और अपॉन में डेल्टा जेड कट ही गया, डेल्टा जेड की जगह जीरो भर दो तो कितना आंसर आ गया टू जेड, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मैंने ये बताया कि जो क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से हो सकते हो ना करिए। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ये सीधे फॉर्मूले से हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ जेड बार दे दिया, उसने कहा जेड बार को चेक करके दिखाओ, मतलब जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू क्या दे दी गई है जेड बार, इसे चेक करके दिखाओ। अब जेड बार का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो अब हमें यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। चलो ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, क्या दिक्कत है। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और यहाँ पे एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के क्या आ जाएगा एफ जेड अपॉन में हो जाएगा डेल्टा जेड। भरो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, जब इसकी वैल्यू यहां से भरेंगे तो जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस क्या आ जाएगा जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड। प्लस में बार को अलग अलग किया जा सकता है तो प्लस में बार अलग अलग कर दीजिए, जेड बार प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस के जेड बार अपॉन में आ जाएगा डेल्टा जेड, ये हिस्सा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब तुम्हारे पास में बचा, यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में, अब बचा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और हमें ये लिमिट अब सोल्व करनी है। ये नहीं, अगर मैं डायरेक्ट जीरो भरूंगा तो जीरो अपॉन जीरो बनेगा क्योंकि जीरो का बार जीरो ही होता है। अब समस्या यहां खड़ी होगी, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। कोई कहेगा हॉस्पिटल रूल लगा दो, अरे हॉस्पिटल रूल तो तब लगता है जब ये रियल फंक्शन होती हैं। चलो मान लो लगा भी रहे हो तो तुम बाहर का कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का कैसा करोगे। तो मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है यहाँ पर कि अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करवाए हैं, लिमिट सिखाई थी मैंने कॉम्प्लेक्स में लिमिट कैसे निकल जाती है, क्योंकि जेड की यदि वैल्यू तुम एक्स वाई में कन्वर्ट कर लोगे तो ये क्वेश्चन दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, तो कोई पूछेगा डेल्टा जेड का मतलब क्या है, जेड में थोड़ा चेंज तो उसके रियल पार्ट में भी चेंज करना है और थोड़ा सा इमेजनरी पार्ट में भी। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं किसमें, एक्स वाई में, क्योंकि लिमिट जब हमारी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है और वो सोल्व नहीं हो पा रही हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो, तो फिर उसे हमें एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेना चाहिए और फिर रास्तों का यूज करना चाहिए जो तुम्हें बताया था मैंने, उस पॉइंट पर आइए अलग अलग रास्ते से। ठीक है, तो वही कर रहा हूं मैं। डेल्टा जेड की जगह मैंने क्या भरा, डेल्टा एक्स प्लस आई वाई, तो रियल पार्ट कितना हुआ डेल्टा एक्स, इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ डेल्टा वाई, और किस पर लिमिट निकाली तो मैं जीरो पर, जीरो को लिख लो, जीरो प्लस जीरो आई तो जीरो जीरो बन जाएगा, ऊपर डेल्टा एक्स माइनस आई डेल्टा वाई हो जाएगा क्योंकि बाहर रहा, और नीचे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई हो जाएगा, ये रहा। तो अब यहां पर सोचो तुम्हें किस पॉइंट पर लिमिट निकालनी, जीरो जीरो पर, तो जीरो जीरो पर आने के कितने रास्ते होते हैं, ये रहा जीरो जीरो, तो इस जीरो जीरो पर आने के कितने रास्ते हैं, इनफाइनाइट, ऐसा आ सकते हो एक्स एक्स से, वाई से आ सकते हो इसके ऊपर, और बहुत सारी लाइन होती हैं उन लाइनों से आ सकते हो, वाई इक्वल टू एम एक्स है। तो मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर लिमिट तभी एग्जिस्ट मानी जाती है कि हम चाहे किसी भी रास्ते से इस पॉइंट पर आए तो हर पॉइंट हर रास्ते से ये लिमिट सेम आनी चाहिए, अगर सेम आ रही है तो एग्जिस्ट होकर करेगी, और यदि तुमने अलग अलग रास्ते से निकाली और वो अलग अलग आई तो फिर वो डिफरेंस वो मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस लिमिट को हम अलग अलग रास्तों से सोल्व करेंगे। देखिए पहला करते हैं लाइनों से, लाइन एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू एम एक्स भी है, तो इन जनरल y इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं, लेकिन यहां चल रही है डेल्टा की बात, तो जैसा y इक्वल टू एम एक्स है तो इसे लिखा जाएगा डेल्टा y बराबर m डेल्टा x, मतलब x में थोड़ा चेंज करो तो y में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रास्ता कौन सा लगा रहे हैं, अलोंग लिख दिया मैंने, डेल्टा y इक्वल टू m डेल्टा x वाला रास्ता। चलो भरो इसके अंदर, तो इससे क्या होता है, इन रास्तों से फायदा क्या होता है, मैं क्यों लगाते हैं रास्ते हैं, ये इसलिए रास्ते लगाते हैं जिससे कि डबल वेरिएबल में क्वेश्चन है तो फिर वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा, और सिंगल वेरिएबल की लिमिट सोल्व करने में तो तुम एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो इसलिए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो डेल्टा वाई की जगह भर दूंगा एम डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स माइनस के आई एम डेल्टा एक्स अपॉन में आ जाएगा डेल्टा एक्स अब प्लस के आई एम डेल्टा एक्स, ये और यहां पर अब केवल पूरा क्वेश्चन एक्स में आ गया है तो बस यहां केवल डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखो, वाई मत लिखिए। ठीक है, अब यहां पर फायदा क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन हो गया, बताओ कैसे सोल्व होगा। अगर तुमने डेल्टा एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो भर दिया तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो,
तो इससे क्या करो, ऊपर वाले में से डेल्टा एक्स, नीचे वाले डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, तो डेल्टा एक्स बचेगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया, 1/1 माइनस आई एम और 1 प्लस आई एम, ये आ गया। तो क्या ये लिमिट यूनिक आई? नहीं, ये लिमिट यूनिक नहीं आई, क्योंकि ये एम पे डिपेंड हो गई, डिपेंड ऑन एम, एम पे डिपेंड है। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। तो ये लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करी, डज नॉट एग्जिस्ट। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम कह देंगे एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में खूब आता है। मोर जेड का स्क्वायर, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होती है, लेकिन डिफरेंशिएबल भी होती है, बस ओरिजिन को छोड़ के। बट नो वे है डिफरेंशिएबल, अच्छा डिफरेंशिएबल नहीं होती ओरिजिन को छोड़ के। ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल होगी, बाकी किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगी। ये चेक करना, पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर देता हूं। देखिए एफ जेड की वैल्यू दी गई है हमारी मोर जेड का स्क्वायर। हम जानते हैं मोर जेड का मतलब होता है जेड जेड बार। इसमें एक्स प्लस आई वाई भरो, पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इसका रियल पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। कंपेयर करो u प्लस आई बी से, तो u कितना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा ही कैसे होती है, कंटिन्यूअस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कंटिन्यूअस है। तो मैंने शॉर्टकट बताया तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करने का। अगर किसी फंक्शन को तुम रियल और इमेजिनरी में तोड़ सकते हो, और उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, तो 100% एफ जेड भी कंटिन्यूअस आएगी। तो एफ जेड कैसी होगी, इज कंटिन्यूअस। तो पहला काम तो खत्म हो गया। अब रह गया डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। अब बताइए मोड जेड को क्या सिंपल डिफरेंशिएट किया जा सकता है? ऐसा कोई फॉर्मूला होता है मोड का डिफरेंशिएट करने का? कोई नहीं होता। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो जी चेक करते हैं। एफ डैश जेड निकालना है। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, यहां तक काम खत्म हो गया है कंटिन्यूटी का। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये होती है डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल की। करते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, यहां भरिए वैल्यू एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू यहां से। जब एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड जेड बार है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, जहां जेड है वहां जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा। तो जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू में जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड का बार, माइनस बताइए एफ जेड कितना आएगा, एफ जेड आ जाएगा जेड इंटू जेड बार। या मोड में लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। और अपॉन में आ गया डेल्टा जेड। अब इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो अगर मैंने इसमें डायरेक्ट डेल्टा जेड की जगह 0 भरने की कोशिश करी, डेल्टा जेड की जगह डायरेक्ट 0 भरने की कोशिश करी, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी, यहां 0 यहां 0, तो जेड इंटू जेड बार, और जेड जेड बार में से ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट सोल्व नहीं हो पाएगी। तो क्या करूं, अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने पर क्या पता सोल्व हो जाए। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए प्लस में बार को अलग अलग किया जाता है, तो जेड बार डेल्टा जेड का बार अंदर गुना करो, तो ये आ जाएगा जेड जेड बार, प्लस आ जाएगा जेड इंटू डेल्टा जेड का बार, फिर आ जाएगा प्लस के डेल्टा जेड इंटू जेड का बार, और फिर आ जाएगा डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड का बार, ये आ गया। और माइनस के है जेड जेड का बार, अपॉन में है डेल्टा जेड। इससे क्या फायदा हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या लिमिट अब सोल्व हो गई, नहीं अब भी सोल्व नहीं हुई। डेल्टा जेड की जगह 0 भरो, तो 0 का बार 0, ये सारा 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब भी 0/0 ही बनेगी, अभी लिमिट सोल्व हुई ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें, अब ध्यान से सुनना। पहले मैं एक बार इस लिमिट को सबको अलग ले लेता हूं। देखिए लिमिट को मैं तोड़ रहा हूं अलग अलग, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, ये रहा। अब प्लस इसके नीचे कट जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहां जेड बार आ जाएगा, इसमें ये इससे कट जाएगा, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहां टेल जेड बार आ जाएगा, ये रहा। देखो इसमें सेकंड और थर्ड लिमिट तो आराम से सोल्व ही पड़ी है अपने आप ही, क्योंकि इनमें कुछ करना ही नहीं है। पहली में थोड़ी दिक्कत आएगी बस, क्योंकि पहली में बन रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये इसमें तो यहां डेल्टा जेड है ही नहीं, तो यहां तो आंसर जेड बार आ गया। इसमें यहां 0 भरोगे, 0 का बार कितना होता है, 0 होता है, तो यहां 0 आ गया। तो अब ये फर्स्ट जो लिमिट है इसमें दिक्कत आ गई, क्योंकि जैसे ही मैं डेल्टा जेड की जगह 0 भरूंगा तो 0/0 बनेगी। तो तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल की थी ऊपर की तरफ देखो, उसमें मैंने यही लिमिट सोल्व करके दिखाई थी।
कहाँ गई, ये। और देखो इसकी लिमिट जो सोल्व करने के बाद में आई थी, ये आई थी 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई एम। अब मैंने कहा था ये एम पे डिपेंड है, बिल्कुल सेम मैं यही बात लिखूंगा, मैं करूंगा दोबारा, दोबारा तुम करोगे अपने आप। देखिए मैंने यह कहा था कि जो लिमिट है हमारी डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई एम आई थी। किस रास्ते के अलोंग, अलोंग डेल्टा वाई बराबर एम डेल्टा एक्स के अलोंग, इसकी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू यहां भर देता हूं, निकालनी पड़ेगी तो मैं यहां पर अलग निकाल देना। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा यहां पर, 1 माइनस आई एम अपॉन हो जाएगा 1 प्लस आई एम, और यहां आ जाएगा प्लस के जेड बार। अब सोचो, इसको सही से समझना, अगर ये एम पे डिपेंड है, एम की वैल्यू तुम अलग अलग लोगे तो टोटल पूरी साइड अलग अलग आती रहेगी। एम की वैल्यू 1 ली, 2 ली, या एम की वैल्यू 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो ये अलग अलग आती रहेगी। तो इसका मतलब ये फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये फाइनाइट है बट नॉट यूनिक, बट नॉट यूनिक। इसका मतलब ये फंक्शन, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई, क्योंकि ये एग्जिस्ट तभी कहलाएगी जब लिमिट फाइनाइट भी हो और यूनिक भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, देयरफॉर एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन एक बात देखना ध्यान से, अगर मान लो किसी वजह से जेड जीरो हो गया तो, यहां ध्यान रखना, ये मैं नोट में लिख रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो इफ जेड की वैल्यू जीरो हो गई तो तब बाई 1 से चेक करना, तब 1 से क्या आ जाएगा, यहां जीरो 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई एम, और यहां पर आ जाएगा जीरो का बार, कुल मिलाकर क्या आ गया जीरो। जीरो हमेशा फाइनाइट भी होता है और यूनिक भी होता है, ये रहा यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल भी है। तो यहां क्या, लेकिन कब है डिफरेंशिएबल, जब जेड की वैल्यू जीरो है, जीरो का मतलब ओरिजिन पर। यहां लिख सकते हैं हम हैंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, एफ जेड डिफरेंशिएबल होगी कब, एट जेड इक्वल टू जीरो, या जीरो प्लस जीरो आई कह दीजिए या ओरिजिन कह दीजिए, एक ही बात होती है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ ये क्वेश्चन किए हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। एक क्वेश्चन ये भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, एफ जेड इक्वल टू रूट एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ओरिजिन पर चेक करना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये बुक की, तो इसे ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूं। पहले फंक्शन को समझना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा, क्योंकि फंक्शन में एक साइड में जेड दिया गया है और जबकि राइट हैंड साइड में एक्स वाई दिया गया है। तो देखिए एफ जेड की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, रूट और मोड एक्स वाई। हम जानते हैं जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई के, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, ये एक छोटी सी बात बता दो, इसे ध्यान रखना इसको। अगर कोई तुमसे पूछने का डेल्टा जेड क्या होगा, तो डेल्टा जेड होगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। जब एफ जेड कितनी वैल्यू है तो बताइए एफ डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इससे बताओ। इससे वही जेड की जगह डेल्टा जेड कर दो, लेकिन इधर तो जेड है ही ना, तो कैसा करें, अरे ऐसा करो ना, डेल्टा जेड की वैल्यू खोल लो पहले, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, अब बाई 1 का इस्तेमाल कर लो। जब बाई 1 में देखो कंपेयर करके, एक्स की जगह डेल्टा एक्स आ गया, वाई की जगह क्या आ गया डेल्टा वाई, इसमें भर दो, तो ये बन जाएगा मोड डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये आ गया। तो ऐसे वैल्यू निकालनी है एफ जेड की, एफ डेल्टा जेड की। अब कोई कहेगा एफ डेल्टा जेड क्यों निकाला, अब वो मैं समझा देता हूं मैं क्यों निकाला मैंने ये, बस इधर ध्यान देना। देखिए अब हम लगा रहे हैं डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल की, लेकिन किस पे लगानी है, ओरिजिन पर ध्यान रखना, ओरिजिन पूछा ओरिजिन पर, केवल मैं ओरिजिन पे निकाल रहा हूं। अब फॉर्मूला बताओ क्या लिखवाया था, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ये रहा एफ, जिस पॉइंट पर निकालते हैं जीरो पर निकाल रहे हैं, तो जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जीरो अपॉन में लिखा जाएगा डेल्टा जेड, ये रहा। अब इसकी वैल्यू खोलो, खोलो इसकी वैल्यू, एफ डेल्टा जेड की वैल्यू मैं निकाल चुका, ये रही कितनी है, रूट मोड डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये रही। एफ जीरो की वैल्यू निकालो, अब एफ जीरो की वैल्यू भी निकालना, सुन लो पहले, एफ जीरो इसको लिख लो जीरो प्लस जीरो आई, ऐसा है। अब बाई 1 से चलो, बाई 1 में देखो यहां पर एक्स की जगह जीरो आ गया, वाई की जगह जीरो आ गया, तो ये बैठेगा रूट मोड जीरो इंटू जीरो, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ जीरो हो जाएगा अपॉन में। अब जब सारा क्वेश्चन तुमने एक्स वाई में कर ही लिया है तो बाकी को भी कर लो, क्योंकि फंक्शन ही एक्स वाई में थी है, तो यहां भी लिख दिया हमने डेल्टा एक्स प्लस आई वाई, फिर तो लिमिट भी लिख लेते हैं, चलो लिमिट भी लिख लो।
तो यहाँ लिखा जाएगा डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई और टेंस टू क्या लिखा जाएगा 0 0। और यहाँ पे आ गया तुम्हारा मोड डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और अपॉन में हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अब यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की जगह यदि मैं डायरेक्ट 0 0 भर दूं, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0/0, तो ये लिमिट सोल्व नहीं हो रही। तो फिर इस लिमिट को सोल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये लिमिट डबल वेरिएबल में है तो मुझे इसे सिंगल में चेंज करना होगा रास्तों के द्वारा। अब मैं सबसे फेमस रास्ता लेता हूं अलोंग, क्योंकि डेल्टा में यूज कर रहा हूं मैं, तो रास्ता लगाऊंगा ये वाला डेल्टा वाई बराबर एम डेल्टा एक्स। इस रास्ते से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ध्यान दो, अंडर रूट के अंदर आया है डेल्टा एक्स और यहाँ वाई की जगह लिख दिया हमने एम डेल्टा एक्स, ये रहा। अपॉन में आ जाएगा डेल्टा एक्स, अब प्लस के हो जाएगा आई एम डेल्टा एक्स। ऊपर से डेल्टा एक्स का स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट बन रहा है तो डेल्टा एक्स बाहर निकल आएगा, नीचे वाला डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो लिमिट सोल्व हो गई है। कितना बचा, ऊपर बचा रूट में 1m और नीचे बचा 1 प्लस आई एम। अब देखो ये डिपेंड किस पर हो गया, ये डिपेंड हो गया है m पर, तो इसका मतलब ये लिमिट फाइनाइट तो आएगी, लेकिन इनफाइनाइट थोड़ी आएगी, फाइनाइट तो आएगी। तो ये लिमिट फाइनाइट तो आएगी लेकिन यूनिक नहीं होगी, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी। तो नीचे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन किस पॉइंट पर चेक करी तुमने, एक पॉइंट पर चेक करी 0 पर, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पे लिखेंगे हम। देख लो फॉर्मूला में ना ओरिजिन के लगाया था ऊपर, ये रहा एफ डैश 0। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हें क्वेश्चनों को करिए, ये सिंपल तरीके से हो जाए तो सिंपल तरीके से करिए, कैसे भी करिए करिए बस इनको। तो इनके सबके डेरिवेटिव निकालने हैं तुम्हें। डेरिवेटिव का मतलब पहले डिफरेंशिएट करिए और जिस पॉइंट पे कह रहा है वो आई पे निकालो, तो जेड की जगह आई भर देना, जैसे इसे डिफरेंशिएट कर दो और जेड की जगह भर देना 3 + 4i। तो इन्हें सोल्व करिए इन क्वेश्चनों को और इन्हें करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद में फिर एनालिटिक फंक्शन पढ़ाएंगे हम। और बच्चे जो भी तुम्हारे जानते हुए ना, कोई बच्चा जो है फाइनल में जो है तो उसको बता देगा, इन सबको जो है उसे ही फायदा हो जाएगा, सब्सक्राइब कर देगा वो भी जो है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तुम्हारा कुछ जा तो रहा नहीं, कुछ फायदा ही होगा तुम्हें, जो है इसमें नुकसान थोड़ी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।